प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि एवं जनवृद्धि के बारे में अध्ययन किया था। तो अब अगला जो आपके टॉपिक है वो आता है एशिया महाद्वीप में ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है, इसका हम पहले अध्ययन कर लेते हैं या थोड़ा सा उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अर्बनाइजेशन क्या होता है? जैसे जैसे किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत मानव बसाव एक क्षेत्र के अंतर्गत अधिक मात्रा में हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ पर संकेंद्रण बढ़ जाता है और उन जिन क्षेत्रों के अंतर्गत या किसी एक इकाई के अंतर्गत या एक क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पर जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की वृद्धि जो पाई जाती है अधिक पाई जाती है, या किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत या एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत जब जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है तो उसे धीरे धीरे वह केंद्र होता है नगर के रूप में विकसित होता है। तो जो विभिन्न प्रकार के विकेंद्र पाए जाते हैं या उसके सेंट्रल पोजीशन पाए जाते हैं, उन सेंट्रल की आबादी होती है, फिर धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में और फिर उसके जैसे वो उपनगरीय जो क्षेत्र होते हैं वो मिल जाते हैं और वो धीरे धीरे बड़े नगरों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो सबसे नगरीकरण की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो एशिया महाद्वीप की अपेक्षा विश्व के दूसरे देशों में जैसे यूरोप के जो क्षेत्र पाए जाते हैं या विभिन्न प्रकार के जो उत्तरी अमेरिका के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जहाँ पर मानव बसाव हुआ और जहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ या औद्योगिकरण 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के उपरांत इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, अधिक मात्रा में दिखाई देती है। तो एशिया महाद्वीप में अन्य देशों की अपेक्षा या अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा नगरीकरण की जो प्रवृत्ति जो दिखाई देती है वो कम दिखाई देती है, क्योंकि एशिया महाद्वीप के कुछ जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर ही इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो 19वीं सदी के अंतर्गत ही अधिक विकसित हुई हैं। इस कारण से यहाँ पर पहले औद्योगिकरण है वो नहीं पाया जाता था या औद्योगिक इकाइयाँ अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती थी। केवल जापान के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत ही नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है वो सबसे अधिक मात्रा में विकसित हुई। अब धीरे धीरे जैसे चीन के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, वियतनाम के, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होने से विभिन्न प्रकार के औद्योगिक नगर या नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ होती हैं और वो भी बढ़ती गई। जैसे भारत में पहले जो यूरोपीय क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएँ होती थी या व्यापारिक केंद्र होते थे, जैसे अंग्रेज़ लोग आए, मुंबई है, मद्रास है, कोलकाता है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ, यातायात के संसाधन या विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं थी, उन सुविधाओं का संकेंद्रण होने के कारण यहाँ पर नगरीयकरण की प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो विश्व में की दृष्टि के साथ साथ एशिया महाद्वीप में भी नगरीकरण के जो प्रसार हुआ या नगरीकरण की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है वो औद्योगिक क्रांति के बाद में ही हुई। एशिया महाद्वीप में जापान के क्षेत्रों में ही सर्वाधिक नगरीकरण पाया जाता है। इसके यदि हम विभिन्न एशिया महाद्वीप के दूसरी जो इसका सबसे बड़ा पहलू पाया जाता है वो एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की विषमताएं भी पाई जाती हैं। नगरीय और ग्रामीण जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसके अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में विषमताएं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि एशिया महाद्वीप में कृषि पर आधारित जनसंख्या है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है और कृषि पर आधारित होने के कारण वह ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत ही उसके जमाव है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा, जनसंख्या का जो घनत्व पाया जाता है वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दिखाई देता है और नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी घनत्व होता है वो अधिक दिखाई देता है। और एशिया महाद्वीप में कृषि जो इकाइयाँ हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने के कारण जनसंख्या का बसाव भी अधिक पाया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे औद्योगिक इकाइयाँ हैं या विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक नगर हैं या विभिन्न प्रकार के यातायात के जो साधन पाए जाते हैं, उन यातायात के साधनों के क्षेत्रों में नगरीकरण की प्रवृत्ति है वो दिखाई देती है। एशिया महाद्वीप में जो बड़े नगर पाए जाते हैं उसमें भी अब धीरे धीरे तीव्र गति से वृद्धि होने लगी है। जैसे पहले जो महानगर पाए जाते थे उन महानगरों की जनसंख्या है वो या महानगरों की संख्या कम पाई जाती थी, लेकिन अब वो तेज़ गति से बढ़ी है। यदि हम 1950 से प्रवृत्ति देखें
1950 और 2000 के बीच की प्रवृत्ति देखें तो चीन में पहले 12% पाई जाती थी और 2000 में 32% की प्रवृत्ति है वो दिखाई देती है। भारत में भी जो प्रवृत्ति पाई जाती थी वो 17% पाई जाती थी, लेकिन 2000 में वह बढ़ कर के 28% हुई। जापान में भी जो 50% नगरीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती थी वो बढ़ कर के 78% हो गई। हिंदी एशिया में भी जो 12% जो नगरीय जनसंख्या पाई जाती थी वो बढ़ करके 40% तक की प्रवृत्ति होती है उसमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 17.5 पाया जाता है और नगरीय 2000 के अंतर्गत वह 37% तक हो गई। इसी प्रकार से टर्की के अंतर्गत भी 21% जो 1950 में पाई जाती थी वो बढ़ करके 75% तक वो हो गई। तो इस प्रकार से इसमें भी इसी प्रकार से फिलीपाइंस जो द्वीप समूह के जो क्षेत्र पाए जाते हैं 1950 में वहाँ पर 27% नगरीय जनसंख्या पाई जाती थी जो बढ़ करके 58% हो गई। इसी प्रकार से ईरान के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, ईरान में भी पहले नगरीय जो क्षेत्र थे वो 27% की प्रवृत्ति ही पाई जाती थी, वो बढ़ करके 61 हो गई। उत्तरी कोरिया में भी 21% पाई जाती थी जो बढ़ करके 2000 के अंतर्गत 81%। तो उत्तरी कोरिया के अंतर्गत जैसे नगरीकरण की प्रवृत्ति होती है वो तेज़ गति से बढ़ी है। बांग्लादेश के अंतर्गत जैसे जो 1950 में जो 4% ही थी वो 2000 में बढ़ करके 24, जैसे ढाका और उसके आसपास के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसके अंतर्गत जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण नगरीकरण की प्रवृत्ति होती है दिखाई। सऊदी अरब में भी जैसे पश्चिमी एशिया के जो क्षेत्र, सऊदी अरब में भी 16% जो पाई जाती थी वो 85% हुई। इराक में 35% पाई जाती थी वो बढ़ करके 77% हो गई। वियतनाम में 12% पाई जाती थी वो बढ़ करके 20% हुई। तो यहाँ पर वृद्धि वियतनाम में कम दिखाई देती है। लेकिन पश्चिमी एशिया के देश जैसे अपन अध्ययन करते हैं, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत कुवैत है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत नगरीकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो काफ़ी तेज़ गति से हुई है। इसी प्रकार से उत्तरी कोरिया में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होने के कारण, दक्षिण कोरिया में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होने के कारण, इसी प्रकार से वियतनाम और ताइवान के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, चीन के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत भी तेज़ गति से नगरीकरण की प्रवृत्ति होती है दिखाई देती है। तो पूर्वी एशियाई देशों में सर्वाधिक नगरीकरण पाया जाता है, जैसे मकाओ में, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, इन क्षेत्रों के अंतर्गत उच्च नगरीकरण जो की प्रवृत्ति होती है दिखाई देती है। जबकि मध्यम इकाई के मध्यम जो परिवर्तन की प्रवृत्ति दिखाई देती है उस मध्यम प्रवृत्ति के अंतर्गत एशिया महाद्वीप के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उस एशिया महाद्वीप के क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये जो क्षेत्र पाए जाते हैं इस क्षेत्रों के अंतर्गत नगरीकरण की प्रवृत्ति होती है कम दिखाई देती है। इसके बाद में जो सबसे औसत जो प्रतिशत पाया जाता है वो दक्षिणी जैसे बांग्लादेश के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, म्यांमार के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत पाकिस्तान के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, सऊदी अरब के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ पर नगरीकरण की प्रवृत्ति होती है कम दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से जैसे जो क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत आंतरिक जो क्षेत्र पाए जाते हैं या एशिया महाद्वीप के जो आंतरिक सोवियत एशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत या अफगानिस्तान के जो क्षेत्र पाए जाते हैं इन क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शांत दशाओं के होने के कारण भी विभिन्न प्रकार की जो नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ हैं वो औद्योगिकरण कम होने के कारण भी वहाँ पर प्रवृत्तियाँ होती हैं कम दिखाई देती हैं। तो एशिया महाद्वीप में जो नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है वो अत्यधिक मात्रा में पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में, जापान और चीन और उसके आसपास के क्षेत्रों में, मध्यम जो प्रवृत्ति दिखाई देती है वो हिंद एशिया, वियतनाम और लाओस और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंतर्गत, तथा भारत में भी जो नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है वो तेज़ गति से बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिसमें बड़े महानगरों का निर्माण होना, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है। इसी प्रकार से जो राज्यों की राजधानी है उसमें भी तेज़ गति से, जैसे लखनऊ है, जयपुर है, इन बड़े नगरों के अंतर्गत में भी तेज़ गति से विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होने के कारण या यातायात के साधन विकसित होने के कारण या विभिन्न प्रकार के शिक्षा के केंद्र विकसित होने के कारण भी तेज़ गति से
औद्योगिक नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ होती है दिखाई देती हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत अभी भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो नगरीकरण की जो प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं वो कम पाई जाती हैं। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का जो निवास पाया जाता है वो ग्रामीण जनसंख्या के रूप में ही अधिक दिखाई देता है, या ग्रामीण जनसंख्या की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो अधिक मात्रा में दिखाई देती है। नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ होती हैं अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। बड़े नगर जो पाए जाते हैं वो एशिया महाद्वीप में कम पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ही जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जनवृद्धि है वो अधिक दिखाई देती है। तो आपका ये एशिया महाद्वीप के जो जनसंख्या का जो पॉपुलेशन रिसोर्सेज पाया जाता था उस पॉपुलेशन रिसोर्सेज के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। अब अगले टॉपिक के अंतर्गत हम एशिया महाद्वीप के जो विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर हैं उसके विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।